बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज और एमसीक्यूज़ पे है। तो कल हमने कुछ एमसीक्यू सॉल्व किए थे और आज जो है वो हम बाकी एमसीक्यूज़ सॉल्व करेंगे और उनको अंडरस्टैंड करेंगे, उनका कंसेप्ट डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द कंसेप्ट बिहाइंड दिस पॉइंट। तो कल मेरे ख्याल में हमने 4 एमसीक्यू कर लिए थे। आज का जो हमारा एमसीक्यू है वो है नंबर 5। ये वाला एमसीक्यू है, द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन। इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? फोकल लेंथ पे, स्पीड ऑफ लाइट पे, या इमेज डिस्टेंस पे, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे। रिफ्रैक्शन जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका तल्लक स्पीड ऑफ लाइट के साथ है। तो इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? स्पीड ऑफ लाइट पे। विच टाइप ऑफ इमेज इज फाउंड बाय अ कनकेव लेंस ऑन अ स्क्रीन। स्क्रीन पे कनकेव लेंस की मदद से किस तरह का इमेज पैदा होता है या बनता है? इन्वर्टेड होता है, रियल होता है, या इन्वर्टर या वर्चुअल होता है, अपराइट और रियल होता है, अपराइट और वर्चुअल होता है। अपराइट से मुराद सीधा और वर्चुअल से मुराद क्या है? गैर हकीकी, ठीक है, मजाजी। तो ये अपराइट और वर्चुअल होता है, यानी कि सीधा और वर्चुअल होता है, ठीक है। इरेक्टेड भी हो सकता है, लफ्ज़ यहाँ पे अपराइट की बजाय इरेक्टेड का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हो सकता है। जी नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ इमेज इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द कन्वर्जिंग लेंस ऑफ ह्यूमन आई इफ़ इट व्यूज़ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। किस तरह का इमेज बनता है, प्रोड्यूस होता है बाय कन्वर्जिंग लेंस से ह्यूमन आई, इंसानी आँख की। इफ़ इट व्यूज़ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, अगर इंसानी आँख दूर के जिस्म को देखती है। दूर के जिस्म को कन्वर्जिंग लेंस, चूँकि हमारी आँख के अंदर कन्वर्जिंग लेंस मौजूद है, तो दूर के जिस्म का जो इमेज है वो रियल बनता है, उल्टा बनता है और साइज़ में छोटा बनता है। इसलिए आएगा रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, ये वाला इसका आंसर होगा, ठीक है जी। क्या आंसर होगा? रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। उसके बाद का पॉइंट है इमेज फाउंड बाय कैमरा इज़, कि कैमरा से इमेज बनता है। किस तरह का इमेज बनता है? रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है, या डिमिनिश्ड बनता है? वर्चुअल अपराइट डिमिनिश्ड, वर्चुअल अपराइट मैग्नीफाइड, रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड का मतलब क्या होता है? कि बढ़ा चढ़ा के बड़ा इमेज बनना। तो कैमरा की मदद से भी आँख जैसा ही सारा जो है वो इमेज बनता है, रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड, ठीक है। तो इसमें भी आएगा रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड आएगा, ठीक है। उसके बाद देखें, इफ़ रे ऑफ लाइट इन ग्लास इज इंसिडेंट ऑन एन एयर सरफेस एट एन एंगल ग्रेटर दैन द क्रिटिकल एंगल, द रे विल। रे ऑफ लाइट इन ग्लास, अब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाली फिगर को अगर आप सामने लाएं, इन ग्लास का मतलब क्या है? कि शीशे के अंदर एक रोशनी की शुआ है, इस इंसिडेंट, जो कि इंसिडेंट होती है ऑन एन एयर सरफेस, यानी कि शीशा और हवा को सेपरेट करने वाली जो सरफेस है इसके ऊपर वो इंसिडेंट होती है एट एन एंगल ग्रेटर दैन द क्रिटिकल एंगल। और इसके लिए जो एंगल चाहिए वो क्या है? क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल है, एट एन एंगल ग्रेटर दैन द क्रिटिकल एंगल, यानी क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पर जब रोशनी की शुआ शीशे में से गुज़रती हुई हवा में दाखिल होती है,
तो अब देखें कि रोशनी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में दाखिल हो रही है, तो यकीनन क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल ऑफ इंसिडेंट वाली जो रोशनी की शुआ है वो डेंसर से रेयर में जाते हुए टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसका फिर आंसर क्या होगा? रिफ्लेक्ट्स ओनली, पार्शली रिफ्लेक्ट एंड पार्शली रिफ्लेक्ट, डायफ्रैक्ट ओनली। तो ये आएगा रिफ्लेक्ट ओनली, यानी ये सिर्फ रिफ्लेक्ट होगी। यानी टोटली रिफ्लेक्ट का मतलब क्या है कि इसमें रिफ्लेक्शन के अलावा कोई और फिनोमिना नहीं होगा, रिफ्लेक्शन के अलावा कुछ और नहीं होगा इसके अंदर, सिर्फ इसने रिफ्लेक्ट ही करना है। ठीक है, उसके बाद क्या है नंबर 10 पे, द क्रिटिकल एंगल फॉर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम वाटर इनटू एयर इज़ 48.8 डिग्री। किसी रोशनी की जो बीम है उसका जो क्रिटिकल एंगल है जब वो पास कर रही हो फ्रॉम वाटर इनटू एयर, जब वो पास कर रही हो पानी से हवा की तरफ, तो उसका है 48.8 डिग्री। दिस मीन्स दैट ऑल लाइट रेज विद एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर दैन दिस एंगल विल बी। इसका मतलब यह है कि तमाम रोशनी की शुआएँ जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस 48.8 डिग्री से बड़ा होगा, वो तमाम रोशनी की शुआएँ जो हैं वो क्या करेंगी? एब्जॉर्ब्ड, टोटली रिफ्लेक्टेड, पार्शली रिफ्लेक्टेड, पार्शली ट्रांसमिटेड, टोटली ट्रांसमिटेड। तो यह आएगा टोटली रिफ्लेक्टेड, यानी मुकम्मल तौर पे वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। वो क्या करती है जी? मुकम्मल तौर पे रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। किसी बीम ऑफ लाइट का जो क्रिटिकल एंगल है जब वो वाटर से हवा की जानब जाती है तो उस वक़्त 48.8 डिग्री है। इसका मतलब ये हुआ कि रोशनी की तमाम जो शुआएँ हैं जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 48.8 डिग्री से बड़ा होगा, वो तमाम रोशनी की शुआएँ टोटली रिफ्लेक्ट कर जाएंगी, मुकम्मल तौर पे जो है वो वापस मुड़ जाएंगी, टोटली रिफ्लेक्ट कर जाएंगी। ठीक है जी। जी, अब आप रिव्यू क्वेश्चंस जो हैं वो इसके देखें। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इसकी एक्सरसाइज में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? ड्रा डायग्राम टू इलस्ट्रेट रिफ्लेक्शन एट ए प्लेन सरफेस। किसी प्लेन सरफेस के लिए इसकी डायग्राम को आपने ड्रॉ करना है। रोशनी की जो रिफ्लेक्शन है, रोशनी की रिफ्लेक्शन को डिफ़ाइन करना है आपने, और किसी प्लेन सरफेस में इसको डायग्राम की मदद से आपने इलस्ट्रेट करना है, बयान करना है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को आप डिफ़ाइन कीजिए कि जब रे ऑफ लाइट जो है वो किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम की सरफेस पे फॉल करती है तो वो वापस मुड़ जाती है उसी मीडियम में। तो जिस एंगल से वो टकराती है उसी एंगल से वापस मुड़ जाती है। ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और इसकी फिगर आपने बना देनी है। डिस्क्राइब द फॉलोइंग टर्म्स यूज्ड इन रिफ्लेक्शन: नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, नॉर्मल क्या है कि अब देखें, इसको अंडरस्टैंड कीजिए कि व्हाट इज़ नॉर्मल। अगर आपके पास ये एक प्लेन सरफेस है, कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो सकती है या कोई और प्लेन सरफेस हो सकती है, या आपके पास मिरर हो सकता है। अब इसमें एक रोशनी की शुआ जो है वो इस तरह हवा से आकर इस प्लेन सरफेस के ऊपर आके या मिरर के ऊपर टकराती है, ठीक है, और रिफ्लेक्ट हो जाती है, वापस मुड़ जाती है। यहाँ पे जो है इसके पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, एंड दिस परपेंडिकुलर इज़ कॉल्ड नॉर्मल। ये परपेंडिकुलर इसका नॉर्मल कहलाता है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, ठीक है, उसे नॉर्मल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? नॉर्मल। इसको आपने अपनी वर्डिंग के अंदर खुद डिफाइन करना है। यूज़ योर ओन वर्डिंग। द परपेंडिकुलर ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज़ कॉल्ड नॉर्मल। अब उसके बाद उसने क्या पूछा है? उसने पूछा है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे? दिस इज़ इंसिडेंट रे। ये जो शुआ आ रही है ये इंसिडेंट रे है, ये जो वापस जा रही है ये है रिफ्लेक्टेड रे। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस।
दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इंसिडेंट रे और जो नॉर्मल है उसके दरमियान बनने वाला जाविया एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ बनने वाला जो एंगल है वो क्या कहलाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये जो है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के साथ बनने वाला एंगल क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नॉर्मल और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान बनने वाला जो जाविया है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। ठीक है जी। तीसरा सवाल देखें, स्टेट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये भी आपने स्टेटमेंट जो बुक में लिखी हुई है वैसे आपने उसे स्टेट कर देना है। द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, द इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, और उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। डिस्क्राइब हाउ दे कैन बी वेरीफाइड ग्राफिकली। आपने फिगर बना के बताना है कि उन्हें कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आपने वो डायग्राम ही बनानी है। रिफ्लेक्शन वाली जो डायग्राम है वो आपने बनानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये शायद यहाँ पे बुक में जो है वो हम देखते हैं कहाँ पे मौजूद है ये डायग्राम, उसी तरह आपने वो डायग्राम ही बनानी है। ठीक है, अब देखो ये फिगर बुक पे मैं आपको दिखाने लगा हूँ। लो जी, ये फिगर है, तो आपने ये फिगर जो है वो सारी लेबल करके इसी तरह बना के आपने डिस्क्राइब करना है। जो क्वेश्चन उसने पूछा है उसके मुताबिक आपने क्या करना है? आपने इसे एक्सप्लेन करके डिस्क्राइब करके बताना है कि कौन सा यहाँ पे जो है एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा है। ग्राफिकली हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, यानी हमें पैमाइश करनी पड़ेगी एंगल आई की और एंगल आर की। ठीक है, और ये जो है सारा आपने इसी तरह फिगर बना के जो है वो इसका आंसर देना है। ठीक है, समझ आ गई जी। डिस्क्राइब हाउ दे कैन बी वेरीफाइड ग्राफिकली। ग्राफिकली आप कैसे उसको वेरीफाई कर सकते हैं, ये सारा आपने फिगर के ज़रिए एक्सप्लेन करना है। डिफाइन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी रोशनी की रिफ्रैक्शन को आपने डिफ़ाइन करना है। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो रोशनी की रिफ्रैक्शन जो है वो किस तरह डिफ़ाइन की जाती है? वो बुक पे जो डेफिनेशन है, द बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, व्हेन एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर, यानी जब रोशनी की शुआ एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है तो उसका बेंड करना, उसका मतलब मुड़ जाना, अपने असर रास्ते से हट जाना जो है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। ठीक है, डिस्क्राइब द पैसेज ऑफ लाइट थ्रू पैरेलल साइडेड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ठीक है, ये वही फिगर है जो हमने टॉपिक में एक्सप्लेनेशन के दरमियान जो है वो डिस्कस की थी कि आपने ग्लास स्लैब दिखानी है और उसके अंदर जो है वो एक रोशनी की शुआ गुजरती हुई दिखानी है। ठीक है, पैसेज ऑफ लाइट आपने दिखाना है थ्रू पैरेलल साइडेड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ठीक है, तो वो उसी तरह की आपकी डायग्राम है। बुक पे टॉपिक के साथ जो डायग्राम बनी है वो उसी डायग्राम की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको इस तरह बुक पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है उसको हमने देखना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दो जी, ये है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डायग्राम। ये ग्लास का ब्लॉक है। ठीक है, इसमें ये रे डायग्राम आपको दिखाई गई है।
इसी रे डायग्राम को जो है वो बताया गया है उसमें क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, इसी का पूछा गया है। जी हाउ वुड यू डिटर्मिन द रिफ्रैक्टिव सॉरी यहाँ पे है डिस्क्राइब द पैसेज ऑफ लाइट थ्रू पैरेलल साइडेड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ठीक है, तो ये फिगर आपकी है, पैसेज ऑफ लाइट आपने बताना है, तो इस तरह आपने पैसेज ऑफ लाइट बताना है। ये जो स्टेटमेंट है ये प्रैक्टिकल के अंदर भी इस्तेमाल होती है, डिस्क्राइब द पैसेज ऑफ लाइट थ्रू द पैरेलल साइडेड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ये प्रैक्टिकल भी है आपका, जिसमें आपने ग्लास स्लैब को रखना है, ठीक है। उस प्रैक्टिकल में आपने क्या करना है कि एक ग्लास स्लैब को लेंगे हम, उसे आप किसी पेपर के ऊपर रखेंगे और फिर उसके बाद आपने इस साइड पे जो है वो तिरछी डायरेक्शन में 2 पिन्ने लगानी है। इन पिनों को एक लाइन सीधी लाइन से जब आप मिलाएंगे तो ये इस पॉइंट पे जाके मिलेगी। इस पॉइंट पर आपने नॉर्मल ड्रा करना है, ठीक है। तो असल में इसको जाना चाहिए सीधे रास्ते में, लेकिन ये इस तरफ नहीं जाती बल्कि बेंड हो जाती है अकॉर्डिंग टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आपने प्रैक्टिकल में करना क्या होता है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मालूम करना है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मालूम करना होता है, ठीक है। और फिर n इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर का फार्मूला इस्तेमाल करके आपने क्या मालूम करना होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, ठीक है। तो इसी तरह ये रे ऑफ लाइट जो है वो यहाँ से इस पॉइंट से बाहर भी जाएगी। अगर आप यहाँ पे नॉर्मल ड्रा करते हैं तो ये नॉर्मल से परे हट जाती है, ठीक है। इसको नॉर्मल की तरफ ये झुकती नहीं बल्कि नॉर्मल से परे हट जाती है। यहाँ बनने वाला उसका कहलाएगा एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है, ये कहलाएगा इसका, यहाँ पे ये एंगल होगा। अब जब ये फिगर कंप्लीट हो जाती है तो दिस इज़ द पैसेज ऑफ लाइट थ्रू पैरेलल साइडेड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। इन पैरेलल साइडेड कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, उसमें से रोशनी की शुआओं का रास्ता हमने दिखा दिया है। दिस इज़ द पैसेज ऑफ लाइट थ्रू पैरेलल साइडेड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ये आपका प्रैक्टिकल भी है। तो यही स्टेटमेंट जो है वो प्रैक्टिकल के अंदर भी इस्तेमाल होती है। या ये पूछा जाता है कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। शीशा जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कीजिए, या फिर ये पूछा जाता है, ठीक है। समझ आ गई? लो जी, अगले सवाल में देखो, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। ये मुझे इन तमाम सवालों के आंसर चाहिए। आपने इन तमाम सवालों के आंसर मुझे लिखकर सेंड करने हैं, ठीक है। इनको फजूल ना समझना और ना इसे छोड़ देना। तो अगर आपको फिर से ये बातें समझनी हो तो आप इस दोबारा वीडियो को देख सकते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स यूज्ड इन रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के अंदर इन टर्म्स को हमने डिफाइन करना है। अब देखो भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये क्या है, इसका नॉर्मल है। ये जो रे है ये क्या है, इंसिडेंट रे। द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। इसी तरह ये नॉर्मल है और ये जो है वो कहलाती है रिफ्रैक्टेड रे। क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। तो एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे इज कॉल्ड
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो सिंपल सी डेफिनेशन है जो हम यहाँ से फिगर से देखकर कर सकते हैं, फिगर सामने रख के हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशंस हैं। अगला सवाल देखें 12.6, व्हाट इज़ मेंट बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल। किसी मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या मुराद है। हाउ वुड यू डिटर्मिन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। वही बात आ गई ना जो मैंने आपको बताई है अभी, कि आप रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे मालूम कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा एक्सपेरिमेंट अभी मैंने आपको समझाया है। n इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर के फार्मूला से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं किसी ग्लास स्लैब का। ठीक है, तो ये सारा एक्सपेरिमेंट, सारा जो प्रोसीजर है वो आपने मुझे लिख के सेंड करना है। मुझे बताना है कि आपने ये कैसे खुद अपनी राइटिंग के अंदर आपने लिखा है। ठीक है, तो ये सारा प्रैक्टिकल वही है जो अभी मैंने आपको बताया है। क्लियर हो गया। अब इसके साथ व्हाट इज़ मेंट बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल। किसी मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप कैसे डिफ़ाइन करते हैं, वो आपने स्नेल्स लॉ को आपने सामने रख के उसको डिफ़ाइन करना है। ठीक है, द रेशो बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। The ratio between sine of angle of incidence I and the sine of angle of refraction R is called refractive index। sin I और sin R के दरमियान जो रेशो है वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। लेकिन उसके मतलब क्या है कि उस वक्त शर्त ये होनी चाहिए कि रोशनी की शुआ जो है वो हवा से शीशे में दाखिल हो रही हो, यानी कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में दाखिल हो रही हो। ये भी शर्त आपने साथ बतानी है। तो ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का तरीका है। इसके अलावा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला है C/V, n इज इक्वल टू C/V, यानी कि रेशो बिटवीन द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, हवा में या वैक्यूम में रोशनी की जो स्पीड है उसकी रेशो आपने लेनी है किसी मीडियम में रोशनी की स्पीड के साथ, तो देन वी कैन डिफाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, समझ आ गई। उसके बाद स्टेट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट शो हाउ दे मे बी वेरीफाइड बाय यूजिंग रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एंड पिन्स। वही एक्सपेरिमेंट की बात बार बार हो रही है, तीनों सवालों में ये एक्सपेरिमेंट इस्तेमाल हो रहा है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को आपने डिफ़ाइन करना है। मैंने आपको यही बताया था कि ये पिन्ने दो लगानी, ये भी पिन है, ये भी पिन आपने इस्तेमाल करनी है प्रैक्टिकल में। यहाँ पर आपने फिर पिन्ने इस्तेमाल करनी है, ये भी पिन होगी, ये भी पिन होगी। ठीक है, तो इन पिनों की मदद से आपने इसकी रेज ऑफ लाइट जो है वो ड्रॉ करनी होती हैं। एक्सपेरिमेंट में जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो फिर वहाँ पे आपको सारी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी इसकी। लेकिन यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने जो है वो पिनों की मदद से क्या करना होता है, हमें यहाँ पिनों की मदद से ये लाइनें ड्रॉ करनी होती हैं और ये सारा कुछ करना होता है। क्लियर हो गया। तो इस तरह मतलब आप क्या है कि ये फिगर जो है वो ड्रॉ करेंगे प्रैक्टिकल के अंदर इसी तरीके से पिनों की मदद से। तो यही क्वेश्चन जो है वो बार बार आपको बताया जा रहा है। 3 क्वेश्चंस के अंदर आपको एक्सपेरिमेंट के मतलब ही पूछा गया है। ठीक है, तीनों में एक एक्सपेरिमेंट इस्तेमाल हो रहा है बाय वेरीफाइड यूजिंग रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एंड पिन्स। तो वही सारा आपका ये है। तो ये इसकी स्टेटमेंट ये भी आ सकती है कि जैसे कहा गया है कि डिस्क्राइब द पैसेज ऑफ लाइट थ्रू पैरेलल साइडेड ट्रांसपेरेंट मटेरियल, उसी तरह आपको ये भी कहा जा सकता है कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब। फिर आपको ये भी कहा जा सकता है कि स्टेट वेरीफाई द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बाय यूजिंग ग्लास स्लैब, यानी कि ग्लास स्लैब को इस्तेमाल करते हुए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को भी वेरीफाई कीजिए। ये वाला भी पूछा जा सकता है। स्टेटमेंट मुख्तलिफ हैं, प्रैक्टिकल सेम है। एक ही प्रैक्टिकल की 3 मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हैं, 3 मुख्तलिफ तरह से उसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ आ चुकी होंगी।
तो आज हमने 12.7 तक जो है वो एक्सरसाइज हल की है। इसके बाद हम कल के लेक्चर में नेक्स्ट जो इसके क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, उनके कंसेप्ट को समझेंगे। लेकिन आपने इसका आंसर ख़ुद बताना है, ख़ुद से लिख के मुझे सेंड करना है। कोई नोट्स इस्तेमाल नहीं करने। अगर आपके पास नोट्स मौजूद भी हैं तो आपने नोट्स इस्तेमाल नहीं करने। आपने ख़ुद से इस सारे आज के लेक्चर को सामने रखते हुए जैसे जैसे मैंने आपको समझाया है उस तरह अपनी वर्डिंग के अंदर इन तमाम बातों को एक्सप्लेन करना है। ये तमाम जो सवालात हैं इनके आंसर मुझे बताने हैं। ठीक है, तो आज का आपका लेक्चर यहाँ तक ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।